हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जो 17 जून 2025 को जो पाठ्यक्रम जारी किया गया था, उस पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 2 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है, फुल मॉडल पेपर है दोस्तों। 160 प्रश्न है वो इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है और बिल्कुल सटीक है। एक भी प्रश्न दोस्तों इधर उधर नहीं है। और अगर आपने पिछली जो 2 क्लासें हैं वो नहीं देखी है, यानी कि 2 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य दें। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो मॉडल पेपर नंबर 3। देखिए 160 प्रश्नों की संख्या होगी, 200 अंक के ये पेपर है वो रहने वाला है, 3 घंटे का होगा समय का। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन, इतिहास और संस्कृति। भाई 6 में से 5 पाठ तो ये हो गए, ठीक है। फिर एक अंग्रेजी हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, 2 ये हो गए। तो इससे संबंधित कुल मिला के 160 प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान संस्कृति व राजस्थान इतिहास से संबंधित 24 प्रश्न पढ़ेंगे और ये 30 अंक के रहने वाले हैं। दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूँ, राजस्थान संस्कृति व राजस्थान इतिहास के अपन 24 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। 30 अंक का ये वेटेज है वो रहने वाला है भाग 1 में। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है तत्वाद्य यंत्रों के समूह को इंगित करता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा समूह है तत्वाद्य यंत्रों के समूह को इंगित करता है? तो वो है दोस्तों इसमें कामायचा, जंतर और सारंगी। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों क्या है? तो ये तत्वाद्य यंत्र है दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ लेखक है। यहाँ पर देखिए एक इंसान की मौत के लेखक हैं वो दोस्तों यादवेंद्र शर्मा चंद्र हैं, बिल्कुल सही बात है। झुकी हुई दिशाएं की रचनाएं हैं, झुकी हुई दिशाएं ये किसकी रचना है? तो दोस्तों ये श्री सचिंद्र उपाध्याय की रचना है। बिखरे पात ये दोस्तों देखिए भगवती व्यास, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। जो बिखरे पात है ये श्री निरंजन नाथ आचार्य की रचना है। और सुखिया सब संसार ये रचना है दोस्तों श्री मोहर सिंह यादव की, ठीक है, मोहर सिंह यादव की। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों अब यहाँ पर कथन दे रखे हैं 2, अपने को कूट भाषा में उत्तर बताना है कि कौन सा कथन है वो। देखिए उपयुक्त में से असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध तीर्थ नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय का मुख्य तीर्थ है जो चित्तौड़गढ़ जिले में है, गलत हो जाएगा दोस्तों। वल्लभ संप्रदाय का जो मंदिर है वो राजसमंद जिले के नाथ द्वारा में स्थित है और वहां की पिछवाई कला है वो प्रसिद्ध है। तो ये चित्तौड़गढ़ जिला है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, राजस्थान का माउंट आबू राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका है जिसे राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। 1864 में दोस्तों ये नगर पालिका है वो बनी थी, सबसे प्राचीनतम नगर पालिका है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का कथन है वो सत्य है और पहला नंबर का असत्य है। तो यहाँ पर अपने को असत्य ही पूछा था कि असत्य कथन कौन सा है, तो पहला ही एक क्या हो जाएगा इसमें? असत्य कथन हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, केवल एक। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने हेतु राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब हुई? गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना दोस्तों कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1986 में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1986 में, ठीक है। महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी ने दोस्तों इसकी जो
शुरुआत की थी। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हेला ख्याल का संबंध किससे है? हेला ख्याल, दोस्तों हेला ख्याल है, इसके प्रवर्तक हेला शायर थे, हेला शायर थे। ठीक है, और दोस्तों इसके जो कलाकार हैं वो हेला जाति के ही होते थे, और ये कला है वो दोस्तों लालसोट, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में ये प्रचलित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दौसा, सवाई माधोपुर। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, बच बारस का त्योहार कब मनाया जाता है? बच बारस का जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को ये बच बारस का त्योहार है वो मनाया जाता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, गोहर हारी डागुरी खंडारी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर गोहरहारी डागुरी खंडारी का संबंध निम्न में से किससे है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये ध्रुपद शैलियां है। क्या है? ध्रुपद शैलियां, यानी कि ध्रुपद गायकी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है, कोटा चित्रशैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है? मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो दोस्तों वो है शिकार के दृश्य, शिकार के दृश्य बताए गए हैं दोस्तों कोटा चित्रशैली में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन है वो कौन सा है, उसकी पहचान करना है। 2 कथन दे रखे हैं मित्रों। अब यहाँ पर देखिए, बसंतगढ़ का लेख सिरोही जिले के बसंतगढ़ में विक्रम संवत 682 ईस्वी का है। दोस्तों यहाँ पर जो बसंतगढ़ का जो शिलालेख है, ठीक है, बसंतगढ़ का जो शिलालेख है वो सिरोही जिले के बसंतगढ़ में विक्रम संवत 682 का है, विक्रम संवत 682 का है। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी या द्वितीय बसंतगढ़ अभिलेख में मिलता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे अपने को असत्य कथन बताना था, तो कौन सा असत्य कथन है? तो न तो पहला असत्य है और न ही दूसरा असत्य है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। वही दोस्तों यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन है सही है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने डॉक्टर एलपी टैक्सीटोरी को राजस्थान के चारण साहित्य के, दोस्तों बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने डॉक्टर एलपी टैक्सीटोरी को राजस्थान के चारण साहित्य के सर्वेक्षण एवं संग्रह का कार्य सौंपा था। बिल्कुल सही बात है। टैक्सीटोरी की प्रसिद्ध पुस्तक ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ द बार्डिक एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ये दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों बिल्कुल सत्य कथन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और 2 दोनों सही है। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो बताइए कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए अमलानंद घोष थे, बीबीलाल थे और बी के थापर भी थे, लेकिन के एन पुरी ये नहीं थे दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार में जैसलमेर के किस शासक ने अधीनता स्वीकार की थी? तो दोस्तों 1570 में नागौर दरबार लगा था और जैसलमेर के शासक हर्राय बाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, हर्राय बाटी। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कछवाहा को कुर्म वंशीय बताया है? बताइए, कछवाहों को कुर्म वंशीय किसने बताया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है, ये बताया है सूर्यमल मिश्र ने, सूर्यमल मिश्र ने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। सूर्यमल मिश्र के अनुसार ये कुरुम नामक रघुवंशी शासक की संतान होने के कारण कुरुम वंशीय कहलाने लगे। ठीक है,
तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, कालिका रंजन कानूनगो ने किस शासक के संदर्भ में लिखा कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थे? बताइए किसके बारे में ये बात कही गई है? कालिका रंजन कानूनगो ने किस शासक के संदर्भ में लिखा कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों वो है महाराजा सूरजमल। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। भरतपुर के जाट शासक महाराजा सूरजमल के संदर्भ में लिखा था कालिका रंजन कानूनगो ने। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, डाबड़ा कांड कब हुआ था? डाबड़ा कांड हुआ था दोस्तों 13 मार्च 1947 को। ठीक है, 13 मार्च 1947 को हुआ था ये। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। मारवाड़ रियासत में हुआ था ये। ठीक है, इसमें करीबन 12 किसान है वो शहीद हो गए थे। चुन्नीलाल शर्मा, रघुराम चौधरी, पन्नाराम, जग्गू जाट, ये शहीद हुए थे दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान की राजधानी के चुनाव हेतु किस समिति का गठन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान की राजधानी के चुनाव हेतु किस समिति का गठन किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सी समिति का? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है पी सत्यनारायण राव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति का गठन है वो किया था। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ को जाता है। बिल्कुल सही बात है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। बिल्कुल सही है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो तीनों के तीनों कथन है वो क्या है? सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1, 2, 3 इसमें क्या है? सही है। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन या कथनों की पहचान कीजिए। असत्य कथन या कथनों की पहचान कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा में की गई। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा में की गई। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे दोनों के दोनों कथन है वो तो सत्य है। असत्य कथन कौन सा है इसमें? असत्य तो कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, न तो 1 और न ही 2। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें क्या पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है, कौन से या कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अकबरनामा अबुल फजल की कृति है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, अकबरनामा है ये अबुल फजल की कृति है। आगे देखिए, यह अरबी भाषा में रचित मुगल कालीन भारत की महत्वपूर्ण रचना है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये अरबी नहीं, ये फारसी भाषा में रचित है। कहां पर? कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। ठीक है, तो ये अपना दूसरा नंबर का गलत हो जाएगा। आगे देखिए, अकबरनामा के प्रथम भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। देखिए जो इसका तीसरा भाग है, ठीक है, अकबरनामा का, उसके तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें इसके प्रथम भाग में तो दोस्तों बाबर व हुमायूं के शासनकाल का वर्णन मिलता है। तो ये अपना इस गलत हो जाएगा। प्रथम नहीं, तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें सही कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ एक सही है। अपने को क्या पूछा था इस प्रश्न में कि कौन सा सही नहीं है? तो इसमें दूसरा और तीसरा है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। केवल 2 और 3 इसमें सही नहीं है। 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब की बार सही है पूछा है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की पदवी धारण कर शासन प्रारंभ किया, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों मलिक, एक तो पदवी धारण की थी दोस्तों मलिक की, ठीक है, और एक सिपह सलार, दोस्तों सिपह सालार, ठीक है, इसकी पदवी धारण की थी। ये दो पदवी धारण की थी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में शासन है वो प्रारंभ किया था, सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी। तो ये अपना पहला नंबर का कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन का संचालन किया, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, लाहौर उसकी राजधानी थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा कथन सही है, तो दूसरा कथन है वो सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए टेस्ट आपको पूरा देना है और शांति से बैठ के देना है। शांति से बैठ के दोगे तो दोस्तों आपको अपना स्कोर भी है वो पता भी लगेगा, और प्रश्नों का दोस्तों लेवल भी आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में प्रश्न है वो कैसे है। देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वही दोस्तों यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं और अपने को बताना है कि उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन या असत्य कथनों की पहचान कीजिए। असत्य कथन कौन सा है वो बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें कथन देखिए, 3 कथन में से असत्य कथन बताना है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था, यह भी बिल्कुल सही बात है। 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पर मैं आपको बताऊं कि जो राजा राम मोहन राय है, ठीक है, इन्होंने आत्मीय सभा की जो स्थापना है वो दोस्तों 1814 में की थी कलकत्ता में, ठीक है, 1814 में। 1833 है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ पर अपना इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो इसमें तीसरा गलत है और बाकी पहला और दूसरा तो सही है। अपने को गलत ही पूछा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो केवल 3 है वो इसमें असत्य है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की। बताइए दांडी यात्रा है वो कब शुरू की थी, तो ये 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को ये दांडी यात्रा है वो शुरू की थी 78 आश्रम वासियों के साथ में। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी किया था, खेड़ा सत्याग्रह का भी किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व दोस्तों महात्मा गांधी ने नहीं किया था, ठीक है, ये किया था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में सबसे अधिक समय तक वायसराय रहा। बताइए भारत में सबसे अधिक समय तक वायसराय है वो कौन रहा, तो वायसराय रहा था दोस्तों इसमें लॉर्ड कर्जन है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ठीक है। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से संबंधित 24 प्रश्न है वो पढ़ेंगे 30 अंक के, ठीक है। देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, उदयनाथ पर्वत किस जिले में स्थित है। बताइए उदयनाथ पर्वत कहां पर है, तो दोस्तों ये अलवर में है। कहां पर है, अलवर में। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है, नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है। तो बताइए कौन सी मृदा पाई जाती है, तो इसमें दोस्तों सिरोजम मृदा है वो पाई जाती है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इस मृदा का जो रंग है वो पीला भूरा होता है, ठीक है। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 3 कथन दे रखे हैं दोस्तों। अब यहां पर अपने को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है वो बताना है। देखिए दोस्तों यहां पर इसमें देखिए पिरेनीज पर्वत फ्रांस व स्पेन के मध्य सीमा बनाता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पिरेनीज है ये फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत है पिरेनीज। आल्पस पर्वत है ये दोस्तों देखिए फ्रांस व जर्मनी के मध्य सीमा बनाता है, फ्रांस व जर्मनी के मध्य सीमा बनाता है। तो ये कथन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। जो ये आल्पस पर्वत है ये दोस्तों
फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, यहाँ पर दोस्तों ये फैला हुआ है। ठीक है। और दोस्तों जो जूरा पर्वत है ये फ्रांस व स्विट्जरलैंड के मध्य सीमा बनाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए और सी है वो कथन क्या है, सत्य है, दूसरा इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है। कौन सा सही नहीं है वो पूछा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, छोटा नागपुर का पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। छोटा नागपुर का पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है, बिल्कुल सही बात है। पार्वती, काली सिंध व चंबल छोटा नागपुर पठार की प्रमुख नदियां हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो छोटा नागपुर के पठार से दोस्तों ये कहां से नदी निकलेगी, ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका छोटा नागपुर का पठार ये तो दोस्तों पश्चिम बंगाल, झारखंड उधर है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक सही है और दूसरा इसमें सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, सही नहीं है पूछा है, तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा कथन है वो सही है वो बताना है। यहाँ पर देखिए, नील नदी, दोस्तों नील नदी विक्टोरिया झील से निकलने वाली विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है। दूसरा देखिए, नील नदी पर आसवान बांध व नासिर झील स्थित है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है, तो यहाँ पे अपने को बताना था कि कौन सा सही है, तो इसमें दोनों ही सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में ताप विद्युत ग्रह है और सूची सेकंड में संबंधित राज्य है। अब यहाँ पे दोस्तों पतरातू ताप विद्युत ग्रह कहां पर है, तो दोस्तों ये झारखंड में है। कहां पर है, झारखंड में। तलचर ताप विद्युत ग्रह कहां पर है, तो दोस्तों ये ओडिशा में है। और रामगुंडम ताप विद्युत ग्रह कहां पर है, तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है। और सिंगरौली ताप विद्युत ग्रह कहां पर है, तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4-3-2-1, 4-3-2-1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों जलोढ़ मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही है। अब दोस्तों आप यहाँ पर है वो देख सकते हैं, अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। कूट भाषा में अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। 4 कथन दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और फिर सही कथन है वो बताना है। देखिए जलोढ़ मिट्टी के बारे में ये कथन, ये मिट्टियां नदियों द्वारा अपरदित पदार्थों से निर्मित है, बिल्कुल सही बात है। इन मिट्टियों की परिच्छेदिका उच्च भूमियों में अपरिपक्व तथा निम्न भूमियों में परिपक्व है, बिल्कुल सही बात है। यह दोमट या रेतीली दोमट प्रकार की मृदा है, यह भी बिल्कुल सही बात है। चौथा देखिए, इसमें इन मृदाओं में पोटास व चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवांश का अभाव होता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। बताइए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें चारों के चारों कथन है वो सही है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट में उद्योग है और सूची सेकंड में उत्पादन केंद्र है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीमेंट उद्योग है वो कहां पर है, दोस्तों सीमेंट उद्योग है वो कहां पर है, तो यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ है वो उत्पादन केंद्र दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, उत्पादन केंद्र। ठीक है, तो सीमेंट का तो उत्पादन दोस्तों मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर द्वारिका गुजरात में भी स्थित है दोस्तों, तो यहाँ पर सीमेंट का द्वारिका गुजरात हो जाएगा। एल्यूमिनियम का दोस्तों, एल्यूमिनियम का यहाँ पर देखिए मदुरई, भद्रावती, कोरबा। ठीक है, तो यहाँ पे कोरबा छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्पादन केंद्र है एल्यूमिनियम का। और लोहा इस्पात का, तो दोस्तों लोहा इस्पात का इसमें हो जाएगा देखिए मदुरई और भद्रावती। ठीक है, मदुरई और भद्रावती, तो यहाँ पे भद्रावती जो कर्नाटक में है, ठीक है, तो वो लोहे उत्पादन केंद्र है दोस्तों,
भद्रावती, तो यहाँ पे भद्रावती हो जाएगा। और वस्त्र में दोस्तों मदुरई, वस्त्र में मदुरई, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें मदुरई है, ये तमिलनाडु में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3-4-2-1, 3-4-2-1 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3-4-2-1। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पे देखिए वोल्गा प्रणाली विश्व की एक बड़ी जल प्रवाह प्रणाली है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, पहला कथन इसमें सही है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, कैस्पियन सागर में गिरती है। आगे देखिए वोल्गा डॉन नहर द्वारा काला सागर तक नौ परिवहन संभव है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों सही है। आगे देखिए यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में दोस्तों स्थानांतरित कृषि के नाम है और सूची सेकंड में देश है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कोनुको, दोस्तों ये कोनुको है, ये कहाँ स्थानांतरित, यानी कि कौन सी देश में ये स्थानांतरित कृषि है वो की जाती है, कोनुको? तो दोस्तों ये वेनेजुएला में की जाती है दोस्तों ये स्थानांतरित कृषि, ठीक है। और दोस्तों मसोले, मसोले ये की जाती है दोस्तों कांगो, यानी कि कांगो या जायरे आप बोल सकते हैं, कांगो देश या जायरे देश। और रोका, रोका दोस्तों ब्राजील में, रोका है वो ब्राजील में कहते हैं स्थानांतरित कृषि को। और चेन्ना बोलते हैं दोस्तों श्रीलंका में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2-4-1-3, 2-4-1-3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ वर्षा है तो दूसरी तरफ राज्य या क्षेत्र दे रखा है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कौन सा सुमेलित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो नहीं है में देखिए दोस्तों इसमें आम्र वर्षा ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र बिल्कुल सही है। फूलों की बौछार ये कर्नाटक में बिल्कुल सही है। बारदोली चिड़ा असम बिल्कुल सही है। काल बैसाखी तमिलनाडु ये गलत हो जाएगा। दोस्तों ये भारत की मानसूनी वर्षा पर्वतीय और चक्रवात के रूप में होती है, तो वो उससे संबंधित है। तो दोस्तों ये फूलों की बौछार है वो कर्नाटक और केरल में कहा जाता है इन्हें मानसूनी वर्षा को, ठीक है, मानसून पूर्व वर्षा होती है उसको। और यहाँ पर जो काल बैसाखी है ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उसको काल बैसाखी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें तमिलनाडु है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल आना चाहिए था। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं, अपने को बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन है वो सत्य है वो बताना है। यहाँ पर देखिए 3 कथन दे रखे हैं, सॉरी 4 नहीं 3 कथन दे रखे हैं। देखिए गन्ना उष्ण कटिबंधीय फसल है, गन्ना है वो उष्ण कटिबंधीय फसल है, बिल्कुल सही बात है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए दक्षिण भारतीय राज्यों की तुलना में उत्तर भारतीय राज्यों की प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादकता अधिक है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए उत्तरी राज्यों की तुलना में दक्षिण भारत में गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कथन है वो इसमें गलत हो जाएगा, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। तो ये अपना इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1 और 2 इसमें क्या है? सही है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, फ्रांस का लोरेन प्रदेश प्रसिद्ध है, फ्रांस का लोरेन प्रदेश है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहे इस्पात उद्योग के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट में मुख्य सिंचाई परियोजना है और सूची सेकंड में सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित जिले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जाखम परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों उदयपुर एवं प्रतापगढ़ है। और नर्मदा परियोजना से लाभान्वित जिले, दोस्तों नर्मदा परियोजना से लाभान्वित जिले बाड़मेर और जालोर है। तो यहाँ पर इसमें बाड़मेर और जालोर। और जवाई परियोजना से, तो दोस्तों जवाई परियोजना से तो जालोर
पाली एवं जोधपुर ये लाभान्वित है दोस्तों जमाई परियोजना से। और सिद्धमुख परियोजना से हनुमानगढ़ एवं चूरू। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 4। 3 1 2 4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, मदान कुदान, अजनी, बेदावल की पाल, आकोला, बन्नो वालों की ढाणी निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के लिए जाने जाते हैं? बताइए किस खनिज के खनन के लिए जाने जाते हैं ये सभी? मदान कुदान, अजनी, बेदावल की पाल, आकोला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये है दोस्तों, ये तांबा के प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तांबा के। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के अनुसार निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। राजस्थान की साक्षरता दर क्या है? तो वो है 66.10%। और शहरी साक्षरता क्या है? दोस्तों शहरी साक्षरता है 79.7%। ठीक है, 79.70% ये शहरी साक्षरता है। ग्रामीण साक्षरता है वो दोस्तों 61.40% है। और महिला साक्षरता दर है 52.10%। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CABD। CABD कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए CABD यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। दोस्तों अपने को असत्य कथन को क्या करना है? छांटना है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से असत्य कथन बताना है। लाल लोमी मृदा दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ भागों में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। मिश्रित लाल काली मृदा अजमेर, नागौर, पाली, जैसलमेर, बीकानेर एवं बाड़मेर भागों में पाई जाती है। तो दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में तो दोस्तों भूरी रेतीली मृदा है वो पाई जाती है। तो ये तो बिल्कुल ही दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ये मिश्रित लाल और वो काली मृदा है, ये दोस्तों भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इन जिलों में पाई जाती है दोस्तों ये। ठीक है, और ये कपास और मक्की के लिए लाभदायक होती है दोस्तों ये मिट्टी। तो ये अपना दूसरा नंबर का क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही है। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित सूचियों को क्या करना है? सुमेलित करना है। एक तरफ मंडी है, दूसरी तरफ है प्रमुख जिला है। यहाँ पर देखिए संतरा मंडी, संतरा मंडी कहाँ है? तो दोस्तों ये भवानी मंडी में है दोस्तों, ये भवानी मंडी में। और मूंगफली मंडी कहाँ है? तो दोस्तों ये बीकानेर में है। और धनिया मंडी कहाँ है? तो दोस्तों ये रामगंज मंडी में है। और इसबगोल मंडी है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भीनमाल में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4-3-2-1। 4-3-2-1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। अब अपने को दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी है। चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी है, बिल्कुल सही बात है। जोजड़ी नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से होता है। तो ये कथन दोस्तों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जोजड़ी नदी का जो उद्गम है वो आप सभी को पता है कि नागौर के पुंडलू गांव से होता है इसका उद्गम। लूणी की अधिकांश सहायक नदियां अरावली के पश्चिम भाग से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। बीकानेर, चूरू जिलों में कोई नदी नहीं है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 है वो क्या है? सही है। 1, 3, 4 है वो क्या है? सही है। तो यहाँ पर इसमें 1, 3, 4 है वो सही है। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक भाग प्राचीनतम है? कौन सा भौगोलिक भाग प्राचीनतम है? तो यहाँ पर देखिए अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो दोस्तों इनमें सबसे प्राचीनतम है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में मावठ होने का कारण है। तो मावठ होने का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 46 नंबर का प्रश्न है, अमृता देवी मृगवन कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों ये? तो ये स्थित है दोस्तों खेजड़ली में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, खेजड़ली गांव जोधपुर में। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए किशनबाग नामक रेगिस्तान पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है जयपुर में। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर विद्याधर नगर के पास में। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न, देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर कहाँ बनाया गया है?
देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है मेड़ता रोड नागौर में, मेड़ता रोड नागौर में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक विकास से संबंधित 24 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, 30 अंक के। दोस्तों अभी तक अपन ने 60 अंक के 48 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। अब अपन दोस्तों ये 24 प्रश्न है वो 30 अंक के और पढ़ेंगे, यानी कि अब 72 प्रश्न हो जाएंगे 90 अंक के। अब देखिए यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 49 नंबर का प्रश्न है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की तीसरी किस्त में कितनी ऋण राशि प्रदान की जाती है? तो बताइए दोस्तों कितनी ऋण राशि है वो प्रदान की जाती है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 50,000। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 50,000। आगे देखिए कौन सा अभियान 2027-28 तक 45,000 वर्षा जल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखता है? कौन सा अभियान 2027-28 तक 45,000 वर्षा जल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए कौन सा अभियान 2027-28 तक है 45,000 वर्षा जल पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखता है? तो वही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का जो मुख्यालय है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? पता होना चाहिए दोस्तों आपको यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में है ये। नेक्स्ट आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है? आरबीआई का कार्य दोस्तों कौन सा नहीं है? तो आरबीआई का कार्य दोस्तों इसमें देखिए बैंकों का बैंक है, ये बिल्कुल सही है। क्रेडिट नियंत्रक है, बिल्कुल सही है। विदेशी मुद्रा को रखने वाला है, बिल्कुल सही है। कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करना, ये नहीं है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये नाबार्ड का कार्य है, नाबार्ड का। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की थीम क्या थी? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की जो थीम थी वो थीम क्या थी? वो थीम थी दोस्तों पूर्ण जिम्मेदार तैयार। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा है, ये प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान में मीणा व भील के पश्चात तृतीय सबसे बड़ी जनजाति है, तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो है दोस्तों गरासिया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गरासिया। 56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला है वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों उस्ता कला। क्या कहलाती है? उस्ता कला। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही, उस्ता कला। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए ओडीओपी योजना के अंतर्गत तेल एवं तेल मिल उत्पाद किस जिले का प्रमुख उत्पाद घोषित किया गया है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये झालावाड़ में तेल मिल उद्योग है वो प्रचलित है, उसे योजना में शामिल किया गया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, झालावाड़। आगे देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान से कुल कितना निर्यात हुआ? राजस्थान से कुल कितना निर्यात हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 83,704.24 करोड़ रुपए का। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है, तो दोस्तों कहां पर चल रहा है? तो दोस्तों जोधपुर में चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए जलावरण समस्या के समाधान के लिए कौन सी प्रणाली का उपयोग हो रहा है? जलावरण समस्या के समाधान के लिए कौन सी प्रणाली का उपयोग हो रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए स्काडा सिस्टम, ड्रिप सिंचाई और पीजोमीटर, इन तीनों का उपयोग हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, सागरमल गोपा शाखा किस जिले में है? सागरमल गोपा शाखा कौन से जिले में है? तो दोस्तों ये जैसलमेर जिले में है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसलमेर में है। आगे देखिए, 62 नंबर का प्रश्न है, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के दौरान क्या हुआ? तो दोस्तों क्या हुआ था कि दोस्तों इस दौरान राजस्थान में दोस्तों लगातार अकाल की स्थिति बनी रही। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा लगातार अकाल, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2022-23 में अकाल से प्रभावित जिला कौन सा था? अकाल से प्रभावित जिला कौन सा था 2022-23 में? तो दोस्तों वो था पाली जिला। पाली जिला है ये प्रभावित था। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? देखिए, माही बजाज सागर परियोजना, ये परियोजना है, ये दोस्तों राजस्थान और गुजरात की राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल सही बात है। राणा प्रताप सागर परियोजना, तो राजस्थान और पंजाब, ये गलत हो जाएगा। राणा प्रताप सागर कहाँ है, पंजाब कहाँ है? ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, पंजाब की नहीं है। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बी नंबर का, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? तो ये कोठारी नदी पर बना हुआ है, भीलवाड़ा में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, कोठारी नदी पर। 66 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई स्थापित की। तो दोस्तों अपनी इकाई है वो स्थापित की कहां पर? तो ये रूपनगढ़ अजमेर में, रूपनगढ़ अजमेर में स्थापित की। ए नंबर ऑप्शन सही। 67 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, कपड़े उद्योग की श्री गोपाल इंडस्ट्रीज व महालक्ष्मी मिल्स क्रमशः राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? कपड़े उद्योग की श्री गोपाल इंडस्ट्रीज व महालक्ष्मी मिल्स क्रमशः राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? तो दोस्तों कहां पर है ये? अब यहाँ पर देखिए, गोपाल इंडस्ट्रीज है वो दोस्तों कोटा में है और महालक्ष्मी मिल्स है वो ब्यावर में है। तो यहाँ पर कोटा ब्यावर कौन से ऑप्शन में है? सी नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जा सकता है? राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? बताइए। तो दोस्तों वस्त्र नगरी यानी कि भीलवाड़ा को कहते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चोली मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? तो ये चोली सिंचाई परियोजना है, ये दोस्तों झालावाड़ की है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, झालावाड़ की। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जाखम बांध परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? अब देखिए, जाखम बांध से यानी कि जाखम सिंचाई परियोजना या जाखम बांध परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता। प्रतापगढ़ करता है, चित्तौड़गढ़ करता है, उदयपुर करता है, लेकिन बीकानेर नहीं करता। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बाड़मेर प्रिंट अपने बोल्ड ज्यामितीय पैटर्न के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है। तो जिन्हें क्या कहा जाता है? तो दोनों जिन्हें दोस्तों अजरक प्रिंट कहा जाता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अजरक प्रिंट। आगे देखिए, 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की ट्राइबस इंडिया जीआई उत्पाद सूची में शामिल नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन है राजस्थान के ट्राइबस इंडिया जीआई उत्पाद सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें सजावटी नीले मिट्टी के बर्तन ये शामिल है, मोलेला मिट्टी की वस्तुएं ये भी शामिल है, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट ये भी शामिल है, गोविंदो भोग चावल ये नहीं है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, भाग 4 में दोस्तों अब अपन सामान्य विज्ञान से संबंधित अब अपन इसमें प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 8 प्रश्न 10 अंक के भाग 4 के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और कूट के माध्यम से अपने को उत्तर देना है। अब सूची फर्स्ट में दोस्तों रोग दे रखे हैं और ये रोग किससे होते हैं वो भी दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए, प्लेग दोस्तों कौन सा रोग है? तो दोस्तों प्लेग है ये दोस्तों जीवाणु जनित रोग है। तो यहाँ पर ये पहले का 4 हो जाएगा। एड्स दोस्तों विषाणु जनित रोग है।
और गंजापन, गंजापन दोस्तों कवक रोधी रोग है। और मलेरिया है दोस्तों ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 4321। 4321 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एमआरआई निम्नलिखित में से क्या है, बताइए एमआरआई क्या होता है, तो ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन है एमआरआई। तो यहाँ पर इसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कोशिकांगों में से किन की भूमिका प्रोटीन संश्लेषण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किन की भूमिका प्रोटीन संश्लेषण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो दोस्तों ये है एक तो राइबोसोम के लिए, ठीक है, और एक अंतःप्रद्रव्य जालिका, इनके लिए दोस्तों सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें 2 और 3 यानी कि बी और सी है वो इसमें सत्य है। तो यहाँ पर इसमें सही है, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे रक्त का पीएच मान है, बताइए रक्त का पीएच मान कितना है, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.4। आगे देखिए यदि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट शामिल नहीं हो तो हमारे शरीर की कार्यशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा, दोस्तों कार्यशीलता है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 78 नंबर का प्रश्न है, किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाणन का मतलब है कि यह उत्पाद, किसी उत्पाद को इको मार्क का प्रमाणन का मतलब यह है कि यह उत्पाद दोस्तों क्या है, पर्यावरण के अनुकूल है। तो यहाँ पर इसमें ग्रीन मार्क आता है ना, एक छोटा सा गोल सा, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मिता वाला तत्व है। रेडियोधर्मिता वाला तत्व कौन सा है, तो वो है दोस्तों कार्बन 14 यानी कि कार्बन डेटिंग पद्धति। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए दही को बिलोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग होता है। दही को बिलोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग होता है, तो ये होता है दोस्तों इसमें बताइए कौन से सिद्धांत का, तो वो है अपकेंद्रण का, अपकेंद्रण बल का। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। अब देखिए अपन भाग 5 में समसामयिक घटनाओं से संबंधित 8 प्रश्न है वो पढ़ेंगे 10 अंक के, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए यानी कि ये जो एक प्रश्न है वो 1.25 अंक का है। 160 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो 1.25 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों इसमें 40 और जोड़ दीजिए, यानी कि कुल कितने अंक का हो जाएगा, 200 अंक का पेपर है वो ही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है समसामयिक घटना से संबंधित, हाल ही में किसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों आईसीसी का जो चेयरमैन है वो किसे नियुक्त किया गया है, जय शाह को, अमित शाह का बेटा है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 2 दिसंबर से भारत और मलेशिया के कौन से संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा, तो वो है हरिमाऊ शक्ति का। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, हरिमाऊ शक्ति का। आगे देखिए जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया गया, तो बताइए राजस्थान के कौन से जिले में किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ये किया गया जैसलमेर में, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जैसलमेर। आगे देखिए 11वां राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया दोस्तों जोधपुर में। कहां पर, जोधपुर में, ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 85 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए पीएम मोदी द्वारा किस स्थान पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी द्वारा किस स्थान पर राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया गया, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर में। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में। 86 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है, तो दोस्तों कितने, तो 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा है वो की गई है। यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, जिसमें से देखिए केंद्र सरकार ने 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई, जिसमें से 9 केंद्रीय विद्यालय राजस्थान
के 7 जिलों में खोले जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान के सबसे बड़े स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण कहां पर किया गया? तो दोस्तों कहां पर किया गया? तो ये किया गया दोस्तों कहां पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर में। आगे देखिए, किस राज्य में माधव नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है, ये मध्य प्रदेश में बनाया गया है और ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 6 में कंप्यूटर से संबंधित 8 प्रश्न पढ़ेंगे 10 अंक के। ठीक है, अब दोस्तों देखिए 89 नंबर प्रश्न, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक कार्यक्रमों को संचालित करने वाले प्रोसेसिंग होते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं उसको, बताइए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक कार्यक्रमों को संचालित करने वाले प्रोसेसिंग होते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पावर पॉइंट 2013 में निम्न में से किस मेन्यू में रिकॉर्ड स्लाइड शो विकल्प है? तो दोस्तों वो है स्लाइड शो में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्लाइड शो। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे इनमें से कौन सा चार्ट द्विआयामी है? द्विआयामी कौन सा चार्ट है? तो वो है दोस्तों पाई चार्ट। पाई चार्ट है वो द्विआयामी है, बी नंबर ऑप्शन सही। 92 नंबर का प्रश्न है, सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करता है? बताइए, सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर का। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 93 नंबर प्रश्न है, एमएस एक्सेल में कौन सा डाटा टाइप नहीं है? एमएस एक्सेल में कौन सा डाटा टाइप नहीं है? तो दोस्तों इसमें नंबर है, इसमें देखिए करेंसी है, डेट एंड टाइम है, लेबल नहीं है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लेबल नहीं है। 94 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए डॉक्यूमेंट से किसके ऊपर माउस का पॉइंटर करने पर हाथ की चिन्ह में बदल जाता है? बताइए, डॉक्यूमेंट से किसके ऊपर माउस का पॉइंटर रखने पर हाथ की यानी कि हाथ के चिन्ह में बदल जाता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो है हाइपरलिंक पर। यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, किसी सेल में करंट डेट व टाइम को दर्शाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों नाउ फंक्शन का। ठीक है, यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? तो वो है दोस्तों शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें वर्तमान स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों जो शॉर्टकट की है वो F5 है। ठीक है, शिफ्ट प्लस F5। तो यहाँ पर दोस्तों इसको काट के आप शिफ्ट SHIFT प्लस F5 ये कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस F5। अभी तक दोस्तों अपन ने देखिए 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 8 दोस्तों सामान्य विज्ञान के प्रश्न है, 8 है वो करंट अफेयर के प्रश्न है और 8 है वो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है। यानी कि दोस्तों ये देखिए 24 24 और 24 और 8 और 8 और 8 यानी कि 24। ठीक है, तो ये टोटल 96 प्रश्न हो गए हैं। अब ये 30-30 अंक के हो गए, 30 30 दूनी 60, 30 तिया 90 और 30 तिया 120। 120 नंबर का पार्ट है वो अपन ने अभी पढ़ लिया है। अब अपन दोस्तों भाग 7 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 24 प्रश्न है वो पढ़ेंगे 30 अंक के। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 120 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 97 नंबर का प्रश्न है, एकाग्र शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विलोम होगा? एकाग्र का विलोम क्या हो जाएगा? बताइए, आप सभी को पता होगा दोस्तों, एकाग्र का जो विलोम होगा वो हो जाएगा दोस्तों चंचल। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, चंचल। आगे देखिए, पत्थर को गढ़ने वाला औजार, पत्थर को गाड़ने वाला औजार वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों छेनी। छेनी होता है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर छेनी। आगे देखिए, ग्रांट अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा, ग्रांट का
ग्रांट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुदान। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से वीर पुत्र का सही समास विग्रह क्या होगा? वीर पुत्र का सही समास विग्रह, तो वीर का पुत्र संबंध तत्पुरुष समास है इसमें, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 101 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द झील का पर्यायवाची नहीं है? झील का पर्यायवाची, दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो छानी है ये झील का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तीनों है वो दोस्तों झील के पर्यायवाची हैं। कासार, अखात और देवखात, ये तीनों दोस्तों झील के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 102 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए, अज्ञ का सर्वज्ञ होता है, प्रदोष का प्रत्युष होता है, मितव्यय का अल्पव्यय, अल्पव्यय नहीं होता दोस्तों, अपव्यय होता है। क्या होता है? अपव्यय। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और राग का द्वेष होता है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पर देखिए, जो सारांश है वो सही है, गिद्ध है वो भी सही है, नुपुर सही है, जिह्वा, दोस्तों जीवा को दोस्तों जीभ लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप सही शब्द लिखोगे तो दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है के नीचे वह आएगा। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर इसमें ये गलत दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 104 नंबर का प्रश्न है, आप तो चले गए पर तुम्हारे कागज यहाँ रह गए, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो दोस्तों इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। कौन सी अशुद्धि? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, तुम तो चले गए, तो आप तो चले गए नहीं, तुम तो चले गए पर तुम्हारे कागज यहाँ रह गए, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे 105 नंबर प्रश्न है, जिसके बराबरी का कोई ना हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा, तो दोस्तों उसको बोलते हैं बेजोड़। क्या बोलते हैं? बेजोड़। ए नंबर ऑप्शन सही। दोस्तों आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं। अब आपको रोजाना दोस्तों ये क्लास वो देखने को मिलेगी, और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करें। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको दोस्तों लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी, फोल्डर बना हुआ मिल जाएगा वहां पे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर टेस्ट वो दे। परीक्षा नजदीक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मॉडल पेपर का टेस्ट आपको देना है। देखिए, निम्नलिखित में से कॉन्टिनजेंसी शब्द के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो दोस्तों शब्द हो जाएगा इसमें आकस्मिकता। क्या हो जाएगा? आकस्मिकता। ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, लगातार काम में जुटे रहना भावार्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। लगातार काम में जुटे रहना भावार्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा क्या हो जाएगा? कोल्लू का बहलोना। कोल्लू का बहलोना, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निरीक्षक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें निर उपसर्ग है। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन सही। 109 नंबर का प्रश्न है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो पखेरु शब्द है वो किसके पर्यायवाची है? तो ये पक्षी के पर्यायवाची है दोस्तों, पखेरु। ए नंबर ऑप्शन सही। 110 नंबर प्रश्न है, बाल्टी में कुछ है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो कुछ है। कुछ है वो दोस्तों क्या है? अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ऐसा लड़का तो नहीं देखा, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का कौन सा रूप है? तो दोस्तों ये सर्वनामिक विशेषण का रूप है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 112 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत संधि विच्छेद किस विकल्प में है? गलत संधि विच्छेद किस रूप में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सु प्लस अधीन स्वाधीन, सु प्लस अधीन स्वाधीन, ये गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर ये होना चाहिए था सौ प्लस अधीन, सौ प्लस अधीन, तो ये स्वाधीन होता, और दीर्घ स्वर संधि का इसमें क्या हुआ? प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर ये गलत है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी तीनों में सही है। 113 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प कौन सा है? दोस्तों असंगत विकल्प कौन सा है? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्वातंत्र प्लस उत्तर स्वातंत्र्योत्तर बिल्कुल सही है। भानु प्लस उदय भानुदय बिल्कुल सही है। चरम प्लस उत्कृष्ट, तो चरमोत्कृष्ट, तो दोस्तों यहाँ पर ये क के नीचे है वो ये आएगा। ठीक है,
ठीक है, ये आएगा दोस्तों, यहाँ पर ये नहीं है तो ये गलत हो जाएगा सी नंबर वाला। और नील प्लस उत्पल नीलोत्पल ये बिल्कुल सही है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 114 नंबर का प्रश्न है, आत्मोत्सर्ग संधि पद का संधि विच्छेद होगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा इसमें कौन सा, तो ये हो जाएगा आत्म प्लस उत्सर्ग, उत्सर्ग, ठीक है, आत्मोत्सर्ग, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा इसमें आत्म प्लस उत्सर्ग, क्या हो जाएगा, आत्म प्लस उत्सर्ग हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, आत्म प्लस उत्सर्ग। आगे देखिए, दिवालिया शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग में कौन से प्रयुक्त हुए हैं। दिवालिया दोस्तों, दिवाली है वो इसमें मूल शब्द है और ईया इसमें प्रत्यय है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नांकित में से व्यंजन संधि का उदाहरण है, बताइए व्यंजन संधि का उदाहरण दोस्तों इसमें कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, व्यंजन संधि का उदाहरण की अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हिम प्लस आलय, नदी प्लस ईश, दया प्लस आनंद और उत प्लस लेख, तो ये है व्यंजन संधि का उदाहरण, डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, आ उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में होता है, आ उपसर्ग का प्रयोग कौन से अर्थ में होता है बताइए। तो ये दोस्तों तक इधर से, इसके अर्थ में प्रयुक्त होता है दोस्तों, यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कालिका का पर्यायवाची किस विकल्प में नहीं है, बताइए कालिका का पर्यायवाची किस विकल्प में नहीं है। तो दोस्तों अंकुर, अखुआ और कोपल, ये तीनों में, तो पराग में नहीं है दोस्तों, पराग है ये कुसुमराज, पुष्पराज, इसके समानार्थी शब्द है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है, संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 1+1, 1+1 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा इसमें 1-1, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों 1-1। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसमें मत प्लस एक के, मत एक के, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है, तो ये अपने सुसंगत नहीं है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 120 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित है। तो व्यंजन संधि से निर्मित शब्द हो जाएगा दोस्तों इसमें वागीश, सदानंद और महच छत्र, ठीक है, तो ए नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अब अपन दोस्तों भाग 8 में इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 16 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, 20 अंक के, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देख सकते हैं 121 नंबर का प्रश्न, आइडेंटिफाई द एरर। यहाँ पर देखिए, ही इज ए होनेस्ट मैन, ही इज ए होनेस्ट मैन, तो दोस्तों यहाँ पे ए होनेस्ट नहीं आएगा, एन होनेस्ट आएगा, तो यहाँ पर ए है वो एरर है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट कोमा यूज, बताइए करेक्ट कोमे का यूज है वो दोस्तों किस में हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों, देखिए ऑल थॉट इट वाज रेनिंग, ये देखिए यहाँ पर जो कोमा लगा हुआ है ये बिल्कुल सही लगा रखा है। वी वेंट हिकिंग, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। अब देखिए, प्रीपोजिशन भरना है खालिस्तान के अंदर, ही डिवाइडेड द मनी हिज टू सन, तो दोस्तों बताइए क्या आएगा बंटवारे के लिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग होगा दोस्तों, इसमें बिटवीन, दो के लिए बिटवीन का प्रयोग होता है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, तुम कहाँ रहते हो, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों वेयर आर यू, सॉरी वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 125 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सेलेक्ट द राइट टेंस, सेलेक्ट द राइट टेंस, तो यहाँ पर देखिए बाई नेक्स्ट मंथ आई हेयर फॉर 5 ईयर, बाई नेक्स्ट मंथ आई हेयर फॉर 5 ईयर्स, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इसमें देखिए बाई नेक्स्ट मंथ, बाई दोस्तों नेक्स्ट मंथ आई
विल हैव वर्कड, विल हैव वर्कड का प्रयोग होगा दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है दोस्तों इसमें। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द एरर, एरर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ही इज नाविंग हर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा ही इज नाविंग, नाविंग गलत हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे नाव आएगा, KNOW, सिर्फ ये आएगा। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर देखिए इसमें पैसिव वॉइस में क्या आएगा, दे हैव इनवाइटेड अस टू द पार्टी, दे हैव इनवाइटेड अस टू द पार्टी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए देखिए हैव इनवाइटेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, वी हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी बाय देम, ये पेशियोस बनेगा इसका। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। 128 नंबर का प्रश्न है, आइडेंटिफाई द एरर, द होमवर्क डन बाय द स्टूडेंट्स यस्टरडे। तो एरर है वो कौन से पार्ट में है, तो यहाँ पर एरर हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसमें दोस्तों एरर हो जाएगा, ग्रामेटिकली एरर है इसमें दोस्तों, इसमें वर्ब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा नो वर्ब, नो वर्ब, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 129 नंबर का प्रश्न है, चूज द डायरेक्ट स्पीच, चूज द डायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस देखिए, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे शुड स्टडी हार्ड। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स यू शुड स्टडी हार्ड। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 130 नंबर का प्रश्न है, आइडेंटिफाई द एरर, ही सेड दैट आई एम बिजी, ही सेड दैट आई एम बिजी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा देखिए एरर है वो किस में हो जाएगा, तो इसमें एम हो जाएगा, आई एम बिजी। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, एम नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ठीक है, ये जो आप सभी को पता है कि इनडायरेक्ट स्पीच में एम है वो वाज में चेंज होता है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ट्रांसफॉर्म टू इंट्रोगेटिव, यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी। तो क्या हो जाएगा, आर यू हैप्पी, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 132 नंबर का प्रश्न है, स्पॉट द एरर इन एक्सक्लेमेटरी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सी डांसेज ब्यूटीफुली, एक्सक्लेमेटरी में देखिए दोस्तों यहाँ पर हाउ ब्यूटीफुल सी डांसेज। तो दोस्तों यहाँ पर एरर है वो कौन से पार्ट में है, एरर में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ब्यूटीफुली है, इसकी जगह दोस्तों ब्यूटीफुली आएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हाउ, इसका दोस्तों जो एक्सक्लेमेटरी बनेगा वो बनेगा हाउ ब्यूटीफुली सी डांसेज। तो दोस्तों यहाँ पर ये ब्यूटीफुल है वो इसमें गलत दे रखा है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए एरर याद करना है, देखिए ही इज नाविंग, ही इज नोविंग हर फॉर ए लॉन्ग टाइम, हर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नोविंग की जगह वही आएगा, नो आएगा, KNOW। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 134 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट डिटरमिनर, डिटरमिनर का प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए आई डोंट हैव मनी लेफ्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा, एनी मनी लेफ्ट आएगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल बनना है, माई मदर गोज टू टेम्पल रेगुलरली। तो क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें आएगा दोस्तों नो आर्टिकल, नो आर्टिकल आएगा इसमें, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर देखिए 4 खालिस्तान भरने हैं, वुड यू लाइक टू हियर, फिर खालिस्तान स्टोरी अबाउट इंग्लिशमैन, फिर खालिस्तान आयरिशमैन एंड फिर खालिस्तान स्कॉटमैन, स्कॉटमैन। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा ए स्टोरी, एन इंग्लिशमैन, एन आयरिशमैन
एंड एन स्पोर्ट्समैन। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें ए स्पोर्ट्समैन, तो यहाँ पर इसमें ANNA इसका प्रयोग होगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 9 के अंदर गणित से संबंधित 24 प्रश्न है वो पढ़ेंगे 30 अंक के। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए निर्देश दिया गया है 137 138। निम्नलिखित आकृति में एक वृत्तारेख है, इसमें एक उत्पाद के निर्माण में होने वाले मदवार खर्च दर्शाए गए हैं। आरेख का अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 137 नंबर का प्रश्न है, यदि कुल निर्माण लागत 97,800 रुपए है, तदनुसार श्रम की लागत कितनी है? तो दोस्तों श्रम की लागत है वो है 115.2 डिग्री, 115.2 डिग्री। अब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है गोला, ये 360 डिग्री का उठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 97,800 बटे 360 इंटू क्या हो जाएगा 115.2 डिग्री। ठीक है, बस इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 31,296 रुपए आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे यदि कुल निर्माण लागत 97,800 रुपए है, सामग्री की लागत तथा प्रत्यक्ष खर्च का अंतर कितना है? तो सामग्री लागत और प्रत्यक्ष खर्च, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सामग्री लागत है वो 144 है, और प्रत्यक्ष खर्च वो दोस्तों जो भी बचा होगा 360 में से आप माइनस कर लीजिए, 144, 115 और 57, फिर जो भी बचेगा वो प्रत्यक्ष खर्च होगा। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष खर्च आ जाएगा दोस्तों 43.2। ठीक है, अब ये 144 में से दोस्तों 43.2 गया। ठीक है, तो कितना बचा? तो ये बचा 100.8। तो सामग्री की दोस्तों यहाँ पर लागत दे रखी है, सॉरी कुल निर्माण लागत है वो दोस्तों यहाँ पर दे रखी है 97,800। तो ये हो जाएगा दोस्तों 97,800 बटे 360 इंटू 100.8 डिग्री। बस काट लीजिए, इसको काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा दोस्तों 27,384। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक स्कूल में 15% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या का 3/4 है, जिसकी संख्या 96 है। तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो स्कूल में छात्रों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो देखिए, माना कि छात्रों की कुल संख्या है वो कितनी है, x है। तो 25% छात्र है वो 10 वर्ष से कम आयु के हैं। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू 25 बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा, x बटे 4। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अपन लिखेंगे इसको प्रश्नानुसार x बटे 4 बराबर दोस्तों 96 प्लस 3/4 इंटू 96। बस इसको काट लीजिए। तो यहाँ पे x/4 कितना आ जाएगा? x/4 आ जाएगा दोस्तों 168। ठीक है, और 168 को दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 672। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 672। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है, वह राशि ज्ञात कीजिए जो एक दिन में 3 रुपए का सरल ब्याज देती हो, जबकि वार्षिक दर है वो 4% हो। भाई एक दिन का सरल ब्याज है वो 3 रुपए, तो 365 दिन का सरल ब्याज है वो कितना हो जाएगा? 1095 हो जाएगा। अब यहाँ पे वही साधारण ब्याज का सूत्र लगा लीजिए दोस्तों, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। दर 4% है तो समय क्या हो जाएगा? 1%। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 1095 बराबर P इंटू 4 इंटू 1 बटे 100। तो P बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 से इसको काट दिया, कितना हो जाएगा? 25। 1095 को दोस्तों 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 27,375 रुपए। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1,020 रुपए तथा 8 वर्षों में 1,200 रुपए हो जाती है, तो मूलधन का मान है। दोस्तों सीधा सा है, 3 साल का ब्याज भाई 5 वर्षों में कितनी हो जाती है? 1,020 और 8 वर्षों में 1,200 हो जाती है। ठीक है, तो 3 साल का ब्याज, तो दोस्तों 1,200 में से 1,020 गया तो दोस्तों कितना बचा? 180। ठीक है, अब 1 साल का ब्याज कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया 60 रुपए।
5 साल का ब्याज कितना हो गया दोस्तों 300। तो दोस्तों यहाँ पे 1020 में से 300 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 720, ये मूलधन हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 10.50 रुपए में कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना? दोस्तों देखिए, माना कि क्रय मूल्य है वो दोस्तों 100 रुपए, विक्रय मूल्य कितना हो गया 125 पे है। नया क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए 20% कम में खरीदता, तो नया क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 80, और उससे दोस्तों 10.50 रुपए कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। लाभ है वो कितना है दोस्तों, 30% का है। अब नया विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो दोस्तों यहाँ पे 80 इंटू 130 बटे 100 ज्ञात कर 100, तो काट लीजिए कितना आ जाएगा 104, ये नया विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो दोस्तों क्रय मूल्य ज्ञात करोगे तो कितना आ जाएगा 10.50 बटे 21, 10.50 बटे दोस्तों 21 इंटू 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 50 रुपए। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, किसी कक्षा के 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44% छात्रों ने गणित। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित लिया और 40 ने दोनों लिए, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या है। सीधा सा कुल छात्र कितने हो जाएंगे, 72 प्लस 44 कितने हो जाएंगे 116। ठीक है। अब दोस्तों गणित और जीव विज्ञान के हो जाएंगे दोस्तों 100 से ऊपर, यानी कि कितने हो जाएंगे 16। ठीक है, तो सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे 40 बटे 40 ने दोनों लिए, तो 40 बटे 16 इंटू 100 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 250। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पुलिस वाला अपने से 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। वह चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। चोर तथा पुलिस वाला क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी होगी। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी होगी। चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोस्तों 1 घंटा या 60 मिनट में तय की गई दूरी 10 किलोमीटर, तो 6 मिनट में तय की गई दूरी 1 किलोमीटर या 1000 मीटर। पुलिस वाले की गति है वो दोस्तों कितनी है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों 6 मिनट में तय की गई दूरी 1100 मीटर, यानी कि 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो ये हो जाएगी दोस्तों 1100 माइनस 1000, यानी कि 100 मीटर। कितना हो जाएगा 100 मीटर। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 145 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों में सबसे छोटी कौन सी है। भाई भाग देके देख लीजिए, भाग देखिए तो देख लीजिए, 13 में 16 का दे के देख लीजिए, 15 में 19 का दे के देख लीजिए, इनके आगे जीरो लगा के देख लीजिए दोस्तों सभी के आगे, फिर इनमें सब में भाग देके देख लीजिए, पता चल जाएगा सबसे छोटी संख्या कौन कौन सी है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 15/19 है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें एक पिज्जा, जब एक पिज्जा पर 10% की छूट दी जाती है तो 18% का लाभ होता है। यदि छूट 19% हो जाए तो लाभ कितना होगा। तो दोस्तों छूट है वो 19% हो जाए तो लाभ कितना होगा, सीधा सा हो जाएगा दोस्तों इसमें। दोस्तों ये आप आसानी से करके देख लीजिए। ठीक है, 6.2% का दोस्तों इसमें क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, डायरेक्ट बता देता हूं दोस्तों मैं आप। 147 नंबर का प्रश्न है, सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु बनाने के लिए इन धातुओं को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, घनत्व का अनुपात बराबर सोना पानी और तांबा का अनुपात, तो सोना का अनुपात कितना है 9, और पानी का कितना है 1 है, और दोस्तों तांबा का अनुपात कितना है 9। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु बनाने के लिए धातुओं का मिश्रण करेंगे, तो दोस्तों ये सोना और ये तांबा। ठीक है, सोना को मैंने एस लिख दिया, तांबा को मैंने टी लिख दिया। तो यहाँ पे 19 और 9 अनुपात है ही इसका। तो यहाँ पर देखिए 15 गुना भारी मिश्र धातु बनाने के लिए, तो ये बीच में दोस्तों 15 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे अंतर कितने का आया, इसमें 4 का अंतर आया, और इसमें कितने का आया, इसमें 6 का अंतर आया। तो दोस्तों यहाँ पे 6:4 काट लीजिए, 2 से कट रहे हैं, तो ये 3 और ये 2, तो यहाँ पे 3:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़े किसी व्यक्ति को 7 सेकंड में पार करती है तथा उस प्लेटफॉर्म को पूरी तरह 28 सेकंड में पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 330 मीटर हो तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। तो रेलगाड़ी की लंबाई है वो बतानी है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों डायरेक्ट, क्योंकि समय काफी हो चुका है। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 110 मीटर। 110 मीटर, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, माना रेलगाड़ी की लंबाई है वो x मीटर है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 330 मीटर है, और व्यक्ति को पार करना बराबर प्लेटफॉर्म को पार करना, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x बटा 7 बराबर दोस्तों 330 प्लस x बटे 28। ठीक है, बस तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x बराबर 330 प्लस x, तो यहाँ पर 110 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नांकित चित्र में त्रिभुज ओबीसी का मान है। ओबीसी का मान है वो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे ओबीसी का मान हो जाएगा 6 डिग्री का। ठीक है, 6 डिग्री का। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए 150 नंबर का प्रश्न है, किसी मशीन के मूल्य में 10% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्यन होता है। इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। इसका वर्तमान मूल्य 1,45,800 रुपए है। तो इसे कितने में खरीदा गया था, तो कितने में खरीदा गया था भाई, सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे 1,45,800 इंटू 100/90 इंटू 100/90 इंटू 100/90, बस काट लीजिए, कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। ये अपना सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 50 डिग्री है तो कोणों की माप होगी। तो कोणों की माप है वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी दोस्तों इसमें देखिए, माना संपूर्ण कोण है वो कितना है x और y, तो यहाँ पे x प्लस वाई है वो कितना है दोस्तों 180 डिग्री, और x माइनस वाई है वो कितना है, तो 50 डिग्री। अंतर कितने का हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे 2x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 230 डिग्री। कितना हो जाएगा 230 डिग्री। ठीक है, 230 में 2 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 115 डिग्री, और 180 में से 115 गए तो 180 में से 115 गए तो 65 डिग्री। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 115 डिग्री और 65 डिग्री। आगे देखिए, 20 फुट 13 फुट 9 इंच 17 फुट 6 इंच 21 फुट 3 इंच की लंबाइयों को पूर्णतः नापने के लिए अधिकतम लंबाई वाला पैमाना है वो क्या होगा। तो भाई इसका एलसीएम ले लीजिए, सॉरी एचसीएफ, इसका एचसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 1 फुट 3 इंच आ जाएगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक समूह में 30 लड़कियों को औसत भार 35 केजी है, तो 30 इंटू 35 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1050 केजी। जब उस समूह में एक लड़की और आ जाती है तो औसत भार 2 केजी बढ़ जाता है। तो भाई सीधा सा है, यहाँ पे 31 इंटू 37 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1147 केजी। ठीक है, अब 1147 में से 1050 गए तो कितना बचा 97, तो ये नई लड़की का भार हो गया। ये नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राम ने 12 किग्रा सेव 30 रुपए प्रति किग्रा की दर से सेव खरीदे। उसमें से 6 किग्रा सेव 50 पैसे प्रति किग्रा की दर से बेचती है। शेष को 25 पैसे प्रति किग्रा की दर से बेचे जाएं या बेचे तो बताइए पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। तो आप कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि 12 किलो सेव का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 30 इंटू 12 360 रुपए हो जाएगा। 6 किलो सेव का विक्रय मूल्य 50 इंटू 6 यानी कि दोस्तों सीधा सा हो जाएगा 300। ठीक है, 6 किलो सेव का मूल्य 25 रुपए है, तो कितना हो जाएगा 150। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 10 किग्रा सेव का विक्रय मूल्य, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 300 प्लस 150 कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 450। ठीक है, अब सेव है वो कितने में खरीद देते 360 में, बेच रहे कितने में 450 में, अंतर कितने का हुआ 90 का। 90 रुपए का क्या हो रहा है दोस्तों इसमें लाभ हुआ। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एक दुकानदार 16,000 रुपए की खरीद पर 4,000 रुपए का बॉक्स मुफ्त देता है, छूट की राशि क्या हो जाएगा, सीधा सा हो जाएगा 4,000 बटे 20,000 इंटू 100, बस काट लीजिए, तो कितना आ जाएगा 20%। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है।
तथा 27,000 रुपए की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? तो भाई बताइए, अजय का मान लीजिए वेतन है वो 100 रुपए है, कुल खर्च करता है वो 25 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 10, कितना हो जाएगा? 30, 30 और 15 45, 45 और 10 कितना हो जाएगा? 55। ठीक है। अब बचत करता है दोस्तों, 100 में से 55 गए तो कितने बचे? 45। ठीक है। अब वास्तविक बचत अपने को निकालना है, तो बचत है वो 45% बराबर 27,000 है, तो 100% बराबर कितना होगा? 60,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित हो गया। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ हो, तो जीतने वाला उम्मीदवार 3,240 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाताओं की संख्या है, तो दोस्तों कुल मतदाताओं की संख्या है वो कितनी है? ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों, 40,000 मत होंगे। ठीक है, मतदाता होंगे। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 40 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। 40 वर्षों में स्वयं की क्या हो जाती है? तिगुनी हो जाती है। तो बताइए कौन सी दर पे, किस दर पर? तो दोस्तों 5% दर पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 5%। आगे देखिए, 159 नंबर प्रश्न है, एक धनराशि 12% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई, यदि अंत में कुल प्राप्त धन 18,816 रुपए हो तो मूलधन कितना होगा? तो दोस्तों मूलधन होगा इसमें 15,000 रुपए। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे यदि 4, 14, x 42 कर्मानुपाती, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों x का मान ज्ञात करना है, तो दोस्तों यहाँ पे 4, 14, x और 42, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों मध्य पदों का गुणनफल बटे बाह्य पदों का गुणनफल। तो दोस्तों यहाँ पे 42 इंटू 4 कर लीजिए, 42 इंटू 4 बटे 14, x निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 14 × 42, तो 3 चौके 12, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। वीडियो भर्ती परीक्षा का, यानी कि ग्राम सेवक, ग्राम विकास अधिकारी जिसको आप बोलते हैं, उसका ये मॉडल पेपर था। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और किस किस ने पूरा मॉडल पेपर का टेस्ट दिया है जरूर बताएं। पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर टेस्ट जरूर दें। आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।